हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टैप। तो इस सेशन में जो है वो हम केमिस्ट्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एचपीटीजीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और एक्सपेक्टेड हैं, आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो एज यू ऑल नो दैट कि एचपीटीजीटी कमीशन का एग्जाम आने वाला है, सो दिस इज द हाई टाइम फॉर बूस्ट अप योर प्रिपरेशन। सो इसके लिए सिविल टैप ने अपना एक बैच लॉन्च किया है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द 24 अप्रैल 2023, जिसमें HPTGT कमीशन फॉर मेडिकल, HPTGT कमीशन फॉर नॉन मेडिकल एंड HPTGT कमीशन फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों के लिए बैचेस जो हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। सो जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल करवाइए ताकि आप जो है इस चीज का फायदा उठा सके, जिसमें आपको जो है वो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स जो हैं, मॉक टेस्ट एंड द नोट्स जो हैं वो अवेलेबल करवाए जाएंगे। क्लियर है? सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, मीनामाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय। ये क्वेश्चन आपने वैसे भी बहुत सारे एग्जाम्स में देखा भी होगा कि मीनामाटा डिजीज जो है वो किसके कारण होता है, किस एलिमेंट के कारण होता है। ऑप्शंस आर लेड, मर्करी, कैडमियम और जिंक। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जो मीनामाटा डिजीज है वो होता है आपका ऑप्शन बी, दैट इज मर्करी के द्वारा जो है वो मीनामाटा डिजीज जो है वो देखने को मिलता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अब ये कैसे होता है चलो डिस्कस करते हैं। सो मीनामाटा डिजीज आपका क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम डिजीज है, ठीक है, जिसमें मर्करी पॉइजनिंग जो है वो देखा जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। मीनामाटा डिजीज जो है वो फर्स्ट टाइम मीनामाटा सिटी जापान इन 1956 में देखा गया था, जिसमें रिलीज ऑफ मिथाइल मर्करी की वजह से ये डिजीज जो है वो अकर हुआ था। Industrial wastewater from the Chis Corporation's chemical factory, which continued from 1932 to 1968. So what you have to remember कि जो मीनामाटा डिजीज है वो किस एलिमेंट के कारण होता है, वो मर्करी की वजह से जो है वो देखने को मिलता है। और कौन से कंपाउंड की वजह से ये जो डिजीज है वो देखने को मिला था, जब इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में मिथाइल मर्करी की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिली थी, तब ये डिजीज जो है वहां पे अक्कर हुआ था। ऐसे ही अगर मैं लेड पॉइजनिंग की बात करूं कि अगर हमारी बॉडी में लेड पॉइजनिंग हो जाती है तो हमें जो है वो देखने में सबसे पहले प्रॉब्लम आती है, विजन, ब्लाइंडनेस हो सकती है, हेलुसिनेशन, सुनने की शक्ति जो है वो भी खत्म हो जाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, भूख ना लगना, डिक्रीज लिबिडो, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती है, मेमोरी लॉस जो है वो सबसे ज्यादा होता है। और माउथ में जो है वो अनयूजुअल टेस्ट, दैट इज यू कैन से दैट कि कोई भी टेस्ट जो है वो वहां पे नहीं मतलब हमें आता है। स्लर्ड स्पीच हो जाती है, ब्लू लाइन अलोंग द गम जो है वो देखने को मिलती है। सो रिमेंबर दिस थिंग, मीनामाटा डिजीज क्या था, मर्करी की वजह से होता था, लेड पॉइजनिंग की वजह से मेन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, हमारे देखने और सुनने की शक्ति पर, और उसके बाद जो है वो माउथ में सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? और ऐसे ही अगर मैं बात करूं अब कैडमियम की, सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि इटाई डिजीज जो है वो कैडमियम की प्रेजेंस के कारण होता है। क्लियर है? सो ये जो है वो फर्स्ट टाइम देखा गया था ट्योमा प्रेफेक्चर जापान, स्टार्टिंग अराउंड 1912 में जो है वो ये डिजीज देखा गया था। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आ सकता है कि कैडमियम की वजह से कौन सा डिजीज होता है, तो इटाई डिजीज जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? और ऐसे ही अगर मैं जिंक डेफिशिएंसी की बात करूं तो जिंक डेफिशिएंसी की वजह से स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर? और उसके बाद जो है यहाँ पे अल्कोहल्स की वजह से भी जिंक डेफिशिएंसी जो है वो देखने को मिलती है। और जिंक डेफिशिएंसी तब भी होती है जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम को क्या कर लेते हो, इनटेक कर लेते हो। जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी जिंक डेफिशिएंसी जो है वो देखने को मिलती है। सो रिमेंबर दिस कि कैडमियम की वजह से कौन सा डिजीज देखने को मिलता है, देन इट इज द इटाई डिजीज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड एंड सिल्वर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर्स बाय। कि सोने और चांदी को जब उनकी खान से निकाला जाता है तो किस मेथड से जो है वो उनकी एक्सट्रैक्शन देखने को मिलती है। सो आपके पास ऑप्शन है स्मेल्टिंग, रोस्टिंग, लीचिंग या फिर हाइड्रोमेटलर्जी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कि हाइड्रोमेटलर्जी जो है वो यूज की जाती है गोल्ड और सिल्वर की एक्सट्रैक्शन के लिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब देखते हैं स्मेल्टिंग क्या होता है। तो जब भी आप किसी भी ओर को हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, then it is known as a smelting, or you can say that the process by which a metal is obtained either as the element or as a simple compound
फ्रॉम इट्स और बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। दिस वन इज इंपॉर्टेंट कि मेल्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड जाके और को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज एयर और रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कोक। तो जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में किसी भी और को हीट किया जाएगा तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं। क्लियर। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की, सो दिस इज आल्सो द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, रोस्टिंग जो है वो करी जाती है सल्फाइड ओर्स की प्योरिफिकेशन के लिए और कैल्सिनेशन जो करी जाती है वो कार्बोनेट ओर्स की प्योरिफिकेशन के लिए की जाती है। सो डिफरेंस याद रखिए, रोस्टिंग सल्फाइड ओर्स और कैल्सिनेशन जो है वो कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज किया जाता है। इसमें जब ओर को हीट किया जाता है तो बहुत ज्यादा एयर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है और इसमें जो है वो एब्सेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में जो है वो और को हीट किया जाता है। यहाँ पे कौन सी गैस की एवोल्यूशन देखने को मिलती है, सल्फर डाइऑक्साइड की एवोल्यूशन देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर का यूज हो रहा है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एवोल्यूशन देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन है, मतलब आप जिंक सल्फाइड की देखो सल्फाइड आ गया, रोस्टिंग करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम इसे हीट करें, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी और जिंक ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही जब मैं कैल्सिनेशन की बात करूं तो कार्बोनेट के लिए जब कार्बोनेट और होती है तो कैल्सिनेशन का यूज किया जाता है, वहां पे आप इन द एब्सेंस ऑफ एयर जो है वो उसको हीट करते हैं तो यहाँ पे ऑक्साइड बनेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। क्लियर है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। अगर मैं लीचिंग की बात करूं तो लीचिंग प्रोसेस क्या है, जो यूज करी जाती है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम सॉलिड्स। जब आपने किसी सॉलिड से जो है वो ओर को एक्सट्रैक्ट करना है तो वहां पे जो है वो लीचिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है, जिसमें उसे किसी सॉल्यूशन में जो है वो मिक्स किया जाएगा और उसके बाद उसकी प्योरिफिकेशन जो है वो करी जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो हाइड्रोमेटलर्जी की, तो इसमें जो है वो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, यूरेनियम और कॉपर एंड लो ग्रेड ओर्स के लिए जो वो ये यूज किया जाता है। सो यू कैन से दैट दिस इज द मेथड ऑफ मेटल और मेटल कंपाउंड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम एन ओर थ्रू pre-treatments that involve the use of a leaching agent। तो यहाँ पे एक लीचिंग एजेंट का यूज किया जाता है जिसमें सेपरेशन करी जाती है impurities and precipitation की। सो रिमेंबर दिस थिंग कि हाइड्रोमेटलर्जी में मतलब पानी से रिलेटेड जब भी आप किसी भी और की प्योरिफिकेशन कर रहे हो तो उसमें किस किस की एक्सट्रैक्शन करी जाती है, यूरेनियम, गोल्ड, जिंक, सिल्वर एंड कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके नेक्स्ट है आपके पास टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कि टेम्पररी हार्डनेस जो है वो किसकी वजह से होती है। देखो एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है आपके पास हार्ड वाटर। तो जो हार्ड वाटर है उसमें टू टाइप की जो है वो हार्डनेस देखने को मिलती है, एक होती है टेम्पररी और एक होती है परमानेंट। टेम्पररी वाली को तो हम बॉइलिंग से जो है वो रिमूव कर सकते हैं, बट अभी वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो टेम्पररी हार्डनेस है उसमें आपको किस चीज के आयंस जो है वो देखने को मिलते हैं। इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। So the right answer is option B, that is कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे तो आपको पता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है उनके आयंस प्रेजेंट होते हैं, बट कैल्शियम का कौन सा आयन प्रेजेंट होता है, दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो वहां पे देखने को मिलता है। सो रिमेंबर दिस थिंग कि टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की वजह से होती है और इसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग एंड द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट कॉजेस द परमानेंट हार्डनेस। एंड दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एक तो ये कि टेम्पररी हार्डनेस को हम कैसे रिमूव करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से आयंस उसमें प्रेजेंट है, देन कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के आयंस वहां पे देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं परमानेंट हार्डनेस की तो वहां पे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट जैसी चीजें जो है वो वहां पे देखने को मिलेंगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाय, सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो मैं ऑलरेडी क्लासेस में भी ये टेस्ट डीपली में समझा चुकी हूँ कि सिल्वर मिरर टेस्ट किसके लिए किया जाता है, बेंजोफिनोल एंड एसीटोन दैट इज कीटोनिक ग्रुप, फॉर्माल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड दैट इज फ्रॉम द एल्डिहाइड ग्रुप। अब क्वेश्चन ये है कि फॉर्माल्डिहाइड या एसिटाल्डिहाइड के लिए अलग अलग या फिर बोथ बी एंड सी। सो रिमेंबर दिस थिंग, सिल्वर मिरर टेस्ट जो है जिसे आप टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें आप अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं और जैसे ही आप गिवन सैंपल के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे सिल्वर मिरर जैसी फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सो दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ द एल्डिहाइड।
So that is why the answer is both formaldehyde and acetaldehydes के लिए सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो यूज किया जाता है. दिस वन इज इंपॉर्टेंट, सो इस चीज को याद रखना है. सिल्वर मिरर टेस्ट का मतलब क्या है? टॉलरेंस टेस्ट जिसे आप कहते हैं, ठीक है. और ये क्या है? क्वालिटेटिव लेबोरेटरी टेस्ट है, यूज टू डिस्टिंक्शन बिटवीन द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. कीटोन्स इस टेस्ट को जो है वो बहुत कम देते हैं, एल्डिहाइड्स जो है वो सबसे ज्यादा सिल्वर मिरर टेस्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है. सी ऐसा जो है वो सिल्वर मिरर कलर जो है वो आपको देखने को मिलेगा. सो यू कैन से दैट कि टॉलरेंस रिएजेंट होता क्या है? दिस इज द अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनिया, एंड it is used to determine the presence of aldehydes, aromatic aldehydes and alpha hydroxy ketone functional group के लिए सिल्वर मिरर टेस्ट का यूज किया जाता है. क्लियर है इतनी सी बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Easy question. If you know the IUPAC name of aspirin, you can do this question very easily. So aspirin क्या है? Acetyl salicylic acid, benzoyl salicylic acid, chlorobenzoic acid या anthranilic acid. सबसे पहले एस्पिरिन की अगर मैं बात करूं तो दिस इज द एनाल्जेसिक कंपाउंड. एनाल्जेसिक की बात करूं तो एनाल्जेसिक क्या होता है? जो पेन रिलीफिंग होते हैं. जब आपको बॉडी में पेन हो रहा है तो आप पेन किलर लेते हो, तो जो भी दवाइयां आपकी बॉडी में पेन को कम करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एस्पिरिन कहते हैं. उन्हें हम एनाल्जेसिक कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपके पास क्या है? एस्पिरिन है. और एस्पिरिन का कॉमन नेम जो है वो क्या देखने को मिलेगा आपको? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है वो इसका नेम होगा. और अगर मैं इसकी आईयूपीएसी नेमिंग की बात करूं तो वो क्या होगा? 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड. और ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ एस्पिरिन. देन रिमेंबर दिस थिंग, द आईयूपीएसी नेम ऑफ एस्पिरिन इज 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड हैविंग द फॉर्मूला C9H8O4. और एस्पिरिन क्या है? आपका एनाल्जेसिक है, दैट इज पेन रिड्यूसिंग ड्रग है. एंड द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न केमिस्ट्री? मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक जो है वो किसे कहा जाता है? प्रेस्ले, लवॉइजर, डाल्टन या मेंडलीव. अगर मैं मेंडलीव की बात करूं तो इन्होंने जो है वो पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी करी थी, जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. बट बाद में ये फेल हो गया था. उसके बाद जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज फॉलो करते हैं वो जो है वो डिस्कवर किया था हेनरी मोज़ले ने, जिसमें जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. तो क्लियर है? सो दिस वन इज कि मेंडलीव ने क्या डिस्कवर किया था? पीरियोडिक टेबल. डाल्टन की बात करूं तो इन्होंने फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जो कि बाद में क्या होगी थी? फेल होगी थी. प्रेस्ले की बात करूं तो इन्होंने जो है वो ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी थी. अब प्रेस्ले ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी तो की थी, बट उसे ऑक्सीजन जो नाम दिया गया था या उसके ऊपर जो काम किया गया था वो किसने किया था? आगे लेवॉइजर ने किया था. सो लेवॉइजर इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. क्लियर है? तो ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की थी? प्रेस्ले ने की थी, बट उसे ऑक्सीजन नाम किसने दिया था? लेवॉइजर ने दिया था. सो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? लेवॉइजर. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. द रोल ऑफ फॉस्फेट इन डिटर्जेंट पाउडर इज टू. जब डिटर्जेंट पाउडर्स में फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं तो उनका क्या यूज है? फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल पीएच लेवल ऑफ द डिटर्जेंट वाटर मिक्सचर, कि वो उसकी पीएच को जो है वो कंट्रोल करता है. या फिर वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को जो है वो रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर कम हो जाती है. या वो व्हाइटनेस प्रोवाइड करता है फैब्रिक्स को, मतलब कि आपके कपड़े प्रॉपर्ली साफ कर देता है. या फिर फॉर्म सॉलिड डिटर्जेंट एज फॉस्फेटलेस डिटर्जेंट आर लिक्विड इन नेचर. सो देखो, फॉस्फेट डिटर्जेंट में प्रेजेंट है, क्यों? ताकि वो वहां पे प्रेजेंट हार्डनेस को रिमूव कर सके. मतलब कि वो क्या रिमूव कर सके? रिमूव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस from the water that causes the hardness of water. So option B is the right answer. क्यों जो है वो फॉस्फेट डिटर्जेंट्स में प्रेजेंट होता है? ताकि हार्डनेस ऑफ वाटर को क्या किया जा सके? रिमूव किया जा सके. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In nuclear reactor, chain reaction is controlled by introducing. As you all know that nuclear reactor के अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो ये रेडियोएक्टिविटी के किस प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है? Then it is depend upon nuclear fission. फिजन का मतलब क्या है? जहां पे आपका एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है उसके आप डिके करवा रहे हो, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है. और आपकी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियर फिजन प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं. क्लियर है? अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करूं तो यहाँ पे जो मॉडरेटर है वो किसे यूज किया जाता है?
ग्रेफाइट को यूज किया जाता है, या फिर D2O हैवी वाटर को जो है वो यहाँ पे यूज किया जाता है। सोडियम का यूज जो है वो यहाँ पे एज अ कूलेंट जो है वो किया जाता है। अब पेपर में क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो चेन रिएक्शन है उसे कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, कैडमियम रोड, आयरन रोड, प्लैटिनम रोड या ग्रेफाइट रोड। अब प्लैटिनम तो क्या है, एक नोबल मेटल है तो वो तो यूज नहीं कर सकते। ग्रेफाइट क्या है, वो एज अ मॉडरेटर यूज किया जाता है। आयरन भी यूज नहीं किया जा सकता। So the right answer is option A, that is cadmium rod is used as a controlled rod in the nuclear chain reactions। देखो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर क्वेश्चंस हैं, ये रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो पेपर में पूछे जाते हैं। अगर मैं रेडियो एक्टिविटी की बात करूं तो उसकी डिस्कवरी किसने की थी, हेनरी बैक्रेल ने की थी। उसके बाद जो उसके ऊपर काम किया था मैरी क्यूरी और पैरी क्यूरी ने। और जो रेडियो एक्टिविटी है वो किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जाती है, गीगर काउंटर के द्वारा मेजर की जाती है। और उसके यूनिट्स क्या होते हैं आपके पास, बैक्रेल या फिर क्यूरी जो है वो उसके यूनिट्स देखने को मिलते हैं। वहां से 3 टाइप्स ऑफ रेज जो है वो निकलती हैं, दैट इज अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। और आगे जो है उनके 2 प्रिंसिपल्स होते हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। सो रिमेंबर दिस थिंग, न्यूक्लियर फिजन जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो उसके साथ डील करता है, और कैडमियम रोड का यूज किया जाता है न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें वो कहता है द नाइट्रोजन एटम हैज 7 प्रोटॉन्स एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्राइड आयन के पास कितने होंगे, देखो दिस वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, शेल्स होती हैं, जिसमें आपकी K शेल, L शेल और M शेल जो है या फिर एंड सो ऑन ऐसे जो है वो देखने को मिलती है। अब न्यूक्लियस के पास क्या होता है, अंदर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जो है वो देखने को मिलते हैं, और बाहर आपके जो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो एटॉमिक नंबर जो है वो हमें बताता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में। और जब आप मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर देते हो तो वहां से आपको किसका पता लगता है, न्यूट्रॉन्स का पता जो है वो चलता है। क्लियर है, समझ में आएगी इतनी सी बात। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 उसका मास नंबर। तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करूं तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो मतलब नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 प्रोटॉन्स हैं, और कितने न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, 14 - 7 दैट इज 7 न्यूट्रॉन्स जो है वो वहां पे देखने को मिलेंगे। बट इन्होंने क्वेश्चन में किसका पूछा हुआ है, नाइट्राइड आयंस का पूछा हुआ है। नाइट्राइड आयंस का मतलब क्या है, N3 नेगेटिव। दैट मीन्स कि 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। सो उन्होंने बोला ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो नाइट्रोजन में 10 प्रोटॉन्स तो नहीं हो सकते, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो नाइट्रोजन का 7 ही रहेगा। क्लियर है, तो इसमें क्या होगा, 7 प्रोटॉन्स होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाएंगे। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कितने थे हमारे पास, 7 + 3 कितने हो गए, 10। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, N3 नेगेटिव, जिसमें एटॉमिक नंबर जो है वो हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बारे में बताता है। तो प्रोटॉन्स तो सीधे निकल गए कि 7 प्रोटॉन्स होंगे, बट यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स जो वो ऐड करवाए जा रहे हैं। दैट इज वाई 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के बाद आपके पास टोटल कितने आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देखने को मिलेंगे। क्लियर है, so the right answer is option C, that is 7 protons and 10 electrons are present in the nitride ion. Clear? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ इज। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में सभी ने पढ़ा होगा। व्हेन द रेज आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ एंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, देन इट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब वो पूछ रहा है कि इन रेज में से किसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। आपके पास ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो वेव्स, एक्स रेज और इंफ्रारेड रेज। तो देखो एंड में कौन प्रेजेंट होता है अगर आप रेज स्पेक्ट्रम की बात करोगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रेडियो वेव्स की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। दैट इज व्हाई रेडियो वेव्स आर समहाउ डेंजरस इन नेचर। क्लियर है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रेडियो वेव्स। एक्स रेज की वेवलेंथ जो होती है वो उससे थोड़ी कम होती है। क्यों, बिकॉज इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द इंटरनल इमेज ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉडी है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, लेकिन जब हमने उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है तो हम एक्सरेज का यूज करते हैं। इंफ्रारेड का यूज कहाँ पे देखने को मिलता है, टीवी रिमोट्स में या टेलीविजन में जो है वो हम इंफ्रारेड रेज जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर है,
चलिए तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ एंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे जो है वो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय, कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था, जिसे आप गैसियस लॉज भी कहते हो, स्टेट ऑफ मैटर वाले चैप्टर में आप इसे स्टडी करते हो, तो ये जो लॉ है वो किसने दिया था? डाल्टन ने, ब्रेथलॉट ने, एवोगैड्रो ने या फिर फ्रॉस्ट ने। तो डाल्टन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एवोगैड्रो जो है वो बताता है दैट अंडर द नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जो है वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब भी आप किसी चीज को, किसी भी एलिमेंट्स को मिला के एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हो और जब वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है अकॉर्डिंग टू देयर मास। क्लियर है? सो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय द फ्रॉस्ट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज गिवन बाय द फ्रॉस्ट। क्लियर है? सो लेट्स रीड दिस कि फ्रॉस्ट ने डिफाइन किया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसमें जो है इसलिए इसे कहा जाता है फ्रॉस्ट लॉ, और इसने स्टेट किया था in a chemical substance the elements are always present in a definite proportion by mass। फॉर एग्जाम्पल वाटर की बात करूं तो उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम जो है वो देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर मैं NO की बात करूं तो नाइट्रोजन का मास कितना होगा? 14, ऑक्सीजन का कितना होगा? 16, तो आपके पास 1:1 जो है वो देखने को मिलेगी। सो क्या है? कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करूं तो यहाँ पे 14, यहाँ पे 13, 1:2 देखने को मिलेगी। ऐसे ही जो है वो हम सारे कंपाउंड्स की जो है वो प्रोपोर्शन जो है वो ऐसे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास जो है वो निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल मटेरियल यूज्ड टू कूल द रेफ्रिजरेटर इज। आपके जो फ्रिज हैं वो ठंडे रहते हैं, वो किस केमिकल की वजह से जो है वो कूल बिहेवियर शो करते हैं? आपके पास ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड या फिर अमोनिया। सो दिस इज वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन। इफ यू नो दिस यू कैन अटेम्प्ट डायरेक्टली, अदरवाइज आप इसमें कोई तुक्का नहीं मार सकते। क्लियर है? सो द राइट आंसर इज अमोनिया, दैट इज अमोनिया मटेरियल इज यूज्ड टू कूल द रेफ्रिजरेटर। ठीक है? और एक चीज और याद रखो कि रेफ्रिजरेटर में और हम किस चीज का यूज करते हैं? फ्रियोन 12 का भी जो है वो यहाँ पे यूज देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू गेट रिड ऑफ इंक एंड रस्ट फ्रॉम क्लोथ्स। वो कहता है कि अगर आपके कपड़ों पे इंक का कोई निशान लग जाता है या फिर रस्टिंग के निशान लग जाते हैं तो उसे हम किस चीज के द्वारा जो है वो रिमूव कर सकते हैं? आपके पास ऑप्शन है ऑक्सैलिक एसिड, अल्कोहल, ईथर या फिर कैरोसिन। सो द राइट आंसर इज, दिस इज वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन आल्सो। सो ऑक्सैलिक एसिड जो है वो यूज किया जाता है। सो रिमेंबर दिस क्वेश्चन दैट ऑक्सैलिक एसिड इज यूज्ड टू गेट रिड ऑफ इंक रस्ट फ्रॉम क्लोथ्स। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड को एक कोरेसिव एसिड के नाम से भी जाना जाता है और घरों में भी जो है इसका बहुत ज्यादा यूज जो है वो देखने को मिलता है। लाइक डिसइंफेक्टेंट्स में हो गया, हाउस होल्ड ब्लीच में देखने को मिलता है, मेटल क्लीनिंग लिक्विड्स में, एंटी रस्ट प्रोडक्ट्स में देखने को मिलता है और फर्नीचर में जब पॉलिशेस किए जाते हैं फर्नीचर पर तो वहां पे भी ऑक्सैलिक एसिड जो है वो यूज किया जाता है। उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड जो है वो फाउंड होता है कहाँ पे? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। क्लियर है? सच एज आपका स्पाइनिच हो गया, पालक में यूज किया जाएगा, ब्रूसेल्स स्प्राउट्स में, ब्रोकली में या कैरेट्स में, कैबेज में, वहां पे जो है ऑक्सैलिक एसिड की प्रेजेंस जो है वो देखने को मिलती है। इट ऑल्सो अकर्स इन फ्रूट्स सच एज बेरीज और सीड्स, नट्स एंड ग्रेन्स में भी इसको देखने को मिलेगा। अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूं तो जब 2 टाइम्स COH ग्रुप देखने को मिलता है देन आप उसे क्या कहते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हो। सो फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज C2H2O4 किसका फॉर्मूला है? आपके पास ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है और पेपर में यहां से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, which chemical is used for the preservation of the fruit juice। फ्रूट जूस जो आपके पैकेजिंग मटेरियल्स में आते हैं वो काफी टाइम तक जो है वो उसमें पैक्ड होते हैं, तो उसमें कौन सा प्रिजर्वेशन मटेरियल जो है वो यूज किया जाता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो? ऑप्शंस हैं अमोनियम सल्फेट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो देखो पोटेशियम वाला तो वैसे यूज नहीं होगा क्योंकि पोटेशियम क्या है वो बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है। अमोनिया वाला भी यूज नहीं होगा। अब बचे 2 ये, तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक बेस है तो मतलब कि ये भी यूज नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट जूस एंड ऑल्सो सोडियम बेंजोएट यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द चीज
एंड मीट। और पेपर में ना ये क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है कि चीज को काफी टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए हम किस केमिकल का यूज करते हैं, तो हम सोडियम बेंजोएट का यूज जो है वो वहां पे करते हैं। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा पढ़ लो। सोडियम बेंजोएट क्या मॉलिक्यूलर वेट है उसका 144 है। एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, फूड एडिटिव प्रॉपर्टी है। ई नंबर की बात करूं तो E211 जो है वो देखने को मिलता है। फंजिस्टेटिक है। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन एसिडिक फूड सच एज सलाद में, सलाद ड्रेसिंग जैसे विनेगर में यूज किया जाता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का मतलब है कि आपकी कोल्ड ड्रिंक्स में जो है वो यूज किया जाता है जहां पे कार्बोनिक एसिड देखने को मिलता है। जैम्स एंड फ्रूट जूसेस एंड पिकल्स में जो है वो सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है फॉर द प्रिजर्वेशन। ठीक है, और बहुत सारी मेडिसिन में भी जो है वो यूज किया जाता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सोडियम बेंजोएट। जब भी बेंजीन रिंग के साथ जो है COOH ग्रुप देखने को मिलेगा, सो यू कैन से दैट, और साथ में क्या होगा यहाँ पे Na भी प्रेजेंट होगा, सो इसे आप क्या कहोगे, सोडियम बेंजोएट जो है वो कहोगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ, कि जो आपका बेकिंग पाउडर है जिसे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, देखो NaHCO3, जिसे आप कहते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हो। ये आपको पता है कि ये जनरल फॉर्मूला है बेकिंग पाउडर का, बट बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ सम अदर एसिड आल्सो। सो ऑप्शंस हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मैलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर सोडियम कार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड। सो द राइट आंसर ही देखो सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट तो जो है वो प्रेजेंट होगा ही, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कि NaHCO3 के साथ कौन प्रेजेंट होता है, टार्ट्रिक एसिड की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। So it is basically a mixture of sodium hydrogen carbonate and the tartaric acid। and हम बेकिंग पाउडर का यूज क्यों करते हैं, ताकि जो हमारे फूड मटेरियल्स हैं वो थोड़े से फ्लफी हो जाएं और स्पॉन्जी हो जाएं, ठीक है, जब हम उन्हें बनाते हैं। और इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन आयंस, और यहाँ पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। और ये क्या होता है, दिस इज बेसिकली अ मिक्सचर दैट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स so that further they can be combined in the various forms, and this is the formula of the tartaric acid। जब भी C bond के साथ जो है वो COH ग्रुप जो है वो आमने सामने लगे होते हैं, मतलब सिस पोजीशन पे होते हैं, तब हम उसे कहते हैं टार्ट्रिक एसिड। बट अब अगर ये COOH ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ जो है वो ट्रांस पोजीशन पे लग जाए, तो अब तब हम उसे कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। सो ये चीज भी साथ में याद रखना है, ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर इज व्हाट, कि बेकिंग पाउडर जो है वो मिक्सचर है किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which gas smells of rotten eggs? इसमें से सड़े हुए अंडों की तरह स्मेल किसकी आती है? अब जिसने लैब में काम किया है ना उसको पता होगा, क्योंकि इस गैस के अपरेटर्स को जो है वो हमेशा लैब से बाहर रखा जाता था, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा स्मेल जो है वो देखने को मिलती है। और जब भी आप ऑर्गेनिक सैंपल में इस वाली गैस को इंट्रोड्यूस करवाते थे तो वहां पे जो है वो ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट्स जो है वो देखने को मिलते थे और रोटन एग लाइक स्मेल जो है वो वहां पे आती थी। अब अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, HBr या H2S किसका यूज जो है वो किया जाएगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड तो वहां पे प्रेजेंट नहीं होगी। NaCl आपका एक सॉल्ट है, HBr भी नहीं हो सकता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज जो है वो आपको देखने को वहां पे मिलता है। सो रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो कि जो रोटन एग लाइक स्मेल है, ये जो बहुत गंदी सी स्मेल आती है, वो किस केमिकल की वजह से आती है, किस गैस की वजह से आती है, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। जब भी किसी ऑर्गेनिक सैंपल में आप इसे ऐड करते हो तो ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट्स जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि आपने देखा होगा कि सिल्वर क्या है, जब आप उसे कॉन्टिन्यूसली पहन के रखते हो तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, वो ब्लैकिश में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, ब्लैक ब्लैक हो जाती है। क्लियर है? सो वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि सिल्वर जो है वो थोड़ा सा रिएक्ट कर जाता है मॉइस्चर के साथ, और जब वहां पे उसके ऊपर हाइड्रोजन सल्फाइड की लेयरिंग आ जाती है, दैट इज व्हाई आपका सिल्वर कलर जो है वो थोड़ा ब्लैकिश में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सिल्वर मेटल है वो कुछ टाइम के बाद ब्लैकिश हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच कंपाउंड, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन सोडियम इज एडेड टू वाटर? वो बोल रहा है कि जब आप सोडियम को वाटर में ऐड करोगे तो कौन सी गैस जो है वो इवॉल्व होती है। पहली बात तो ये कि सोडियम क्या है, अल्कली मेटल है, और मेटल को जब भी आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो तो क्या बनता है, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है।
So the right answer is option C, that is hydrogen gas. And sodium is being reactive in nature, that is why it is kept under the kerosene oil. तो आई होप कि आपको ये चीज अभी तक याद हो। ऐसे ही लिथियम भी रिएक्टिव है, इसलिए लिथियम को किस में रखा जाता है, पैराफिन वैक्स में जो है उसे रखा जाता है। क्लियर है। और ऐसे ही अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो उसे जो है वो कोल्ड वाटर में रखा जाता है। और ऐसे ही अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं तो उसे भी जो है वो वाटर में स्टोर करके जो है वो रखा जाता है। सो रिमेंबर दिस थिंग, जब भी किसी भी मेटल की रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो कौन सी गैस जो है वो वहां पे देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन जो है वो वहां पे देखने को मिलेगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो होता क्या है, सॉल्यूशन जो है वो बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट पे, जिसमें सॉल्यूट का मतलब क्या है कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा और सॉल्वेंट का मतलब क्या है, ज्यादा अमाउंट में। ऐसे ही जब हम ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं कि जो आपका लिक्विड है वो कम अमाउंट में है, और लिक्विड इन गैस बोला गया है ना, तो लिक्विड का मतलब क्या है कि ये थोड़े लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, और जो आपकी गैस है वो क्या है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसे मैं क्या कहूंगी, जो लेस अमाउंट में, इसे मैं कहूंगी डिस्पर्स्ड फेज, और जिसमें वो डिसॉल्व है उसे मैं क्या कहूंगी, डिस्पर्जन मीडियम कहूंगी। क्लियर है, डिस्पर्जन मीडियम। अब अगर मैं ओपल्स की बात करूं तो ओपल्स क्या होते हैं, जो आप नग पहनते हो ना, स्टोन्स पहनते हो, उन्हें हम कहते हैं ओपल्स। तो ओपल्स क्या है, सॉलिड इन सॉलिड है, मतलब कि उसमें जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो भी सॉलिड है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो भी सॉलिड है। डस्ट पार्टिकल्स इन स्मोक की अगर मैं बात करूं तो स्मोक क्या है, गैस है, और उसमें क्या प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल्स, मतलब कि वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। सो यू कैन से दैट सॉलिड इन गैस इसे बोल सकते हैं। पेंट्स क्या होते हैं, पेंट्स को हम कहते हैं लिक्विड इन लिक्विड, की जो डिस्पर्स फेज है वो भी लिक्विड है, और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो भी क्या है, लिक्विड है। और इस टाइप की चीजों को हम क्या कहते हैं, एमल्शन कहते हैं। और फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स में मैंने ये क्वेश्चन देखा भी हुआ है। व्हाट आर एमल्शन, लिक्विड इन लिक्विड इज नोन एज द एमल्शन, जिसमें डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है। अदर एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें और क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा। क्लियर है। So the right answer is option D, फोग। Why? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड इन गैस जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि फोग में आपको क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे, किसमें, गैस में वो प्रेजेंट होंगे। तो दैट इज व्हाई इट इज नॉन एज एरोसोल, और फोग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। तो चलो एक बार अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। दीज आर ऑपल्स, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि नग वगैरह प्रेजेंट होते हैं। दिस इज फोग, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो एयर में प्रेजेंट है। एरोसोल क्या होता है, जिसमें लिक्विड और सॉलिड जो है वो गैसेस में जो है वो डिसॉल्व होते हैं। ठीक है। सो लिक्विड इन गैस टाइप की अगर मैं बात करूं तो एरोसोल इन विच डिस्पर्स फेज इज लिक्विड, जब लिक्विड प्रेजेंट हो गैस में तब हम उसे क्या कहते हैं, एरोसोल्स कहते हैं। एग्जांपल क्या, जैसे फोग, मिस्ट एटसेट्रा। और अगर ऐसे ही सॉलिड कम अमाउंट में और गैस जो है वो ज्यादा अमाउंट में हो तब हम उन्हें कहते हैं सॉलिड एरोसोल। और इसमें आपको देखने को मिलेगा डस्ट स्टॉर्म, स्मोक एटसेट्रा। क्लियर है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन विद मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड, कि उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन गिवन टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, या फिर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन, एज आई सेड बिफोर, सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मतलब है जो आपके पास कम अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट का मतलब क्या है, जो आपके पास ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अब देखो मान लो मैं पानी में चीनी डिसॉल्व कर रही हूँ, तो आपके पास जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है, और जो आपके पास शुगर है वो आपके पास क्या है, सॉल्यूट है। अब एक टेम्परेचर ऐसा आता है या एक टाइम ऐसा आता है जब पानी में चीनी घुलना कम हो जाती है, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। अब इससे ज्यादा सॉल्यूट इसमें ऐड करोगे तो वो वहां पे ऐड नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर आपके पास क्या है, ऑप्शन सी, कि उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो वी कैन से दैट कि जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जब एक सॉल्यूट पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी को खत्म कर देता है कि गिवन टेम्परेचर पर नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, देन इट इज नोन एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर जब आप हीट करोगे तो क्या होगा, आप मोर सॉल्यूट को जो है वो ऐड कर सकते हो, और वो क्या होगा, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, और यू कैन से दैट कि आपके पास क्या बन गया है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। मतलब
एक टाइम था जब सॉल्यूट ने डिसॉल्व होने के लिए मना कर दिया कि अब मैं इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता, उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, बट upon heating you can add more and more solute, then it is known as what, unsaturated solution. तो आई होप कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड तो क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं सुपर सैचुरेटेड की बात करूं तो ये क्या होता है कि एक ऐसी स्टेज आती है कि आपने सॉल्यूट इतना ज्यादा ऐड कर दिया है कि वही सॉल्वेंट से क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, सॉल्यूट इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट। जब ऐसी स्टेज आती है तो उसे हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे आप चाशनी कहते हो, ठीक है, क्योंकि चाशनी में क्या होता है, चीनी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपके पानी की क्वांटिटी क्या होती है, बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को जहां पे सॉल्यूट ही सॉल्वेंट से ज्यादा हो गया है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर मैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की बात करूं तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, मतलब हम उसे क्या कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे, उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देंगे। So according to the question, what is the right answer? Option C, that is a stage come या temperature at which no more solute can be added to the solution, then it is known as the saturated solution. And upon heating, when you add more and more solute, then it is known as unsaturated. And a stage come when solute is more than solvent, then it is known as the supersaturated solution. Clear है? चल next question देखते हैं। In a galvanic cell, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सभी ने पढ़ रखी है। फर्स्ट जो लाइन है वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया कि गैल्वेनिक सेल किस चीज के लिए यूज किया जाता है। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज गैल्वेनिक सेल में आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हो किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जिसमें एक साइड आपका क्या होता है, एनोड, दूसरी साइड आपका क्या होता है, कैथोड। एनोड पे जिंक की जो है वो रोड लगी होती है, कैथोड पे जो है वो कॉपर की, वहां पे जिंक सल्फेट, यहाँ पे कॉपर सल्फेट, वहां पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो देखने को मिलेगा, और रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो देखने को मिलेगा। हमेशा प्योर मेटल जो है वो कैथोड की साइड देखने को मिलेगा, और हाइड्रोजन भी कहाँ पे इवॉल्व होगी, कैथोड साइड पे इवॉल्व होगी। व्हाई, बिकॉज मेटल इज यूज्ड हियर। और आपको पता है कि जब भी आप मेटल की रिएक्शन करवाते हो तो हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन जो है वो वहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। सो दीज टू रोड्स आर इंटरकनेक्टेड बाय द सॉल्ट ब्रिज, जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl जो है वो ऐड किया गया होता है। देन इट इज एडेड बाय द वोल्टमीटर एंड एमीटर, जिसमें इलेक्ट्रॉन और करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? सो समझ में आ गया। गैल्वेनिक सेल या जिसे आप वोल्टिक सेल भी कहते हो, उसका यूज किस में किया जाता है कि केमिकल एनर्जी से आप उसे क्या बना रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हो। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ठीक है। आज जो है वो 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज तो इस सेशन को जो है वो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करिए, और अपने आप को एनरोल करवाने के लिए जो है वो जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लो। क्लियर है? आपको जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। बैच जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 24 अप्रैल 2023 से। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि यू लाइक दिस सेशन और आपको क्वेश्चंस जो है वो डिटेल में समझ में आ गए होंगे। फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।